Once again, very good morning to all. Today, in this video, we do not go for learning the new chapter. Instead of that, we revise the chapter People as a Resource, so that wherever you have any confusion, you can clarify it. Students, people एज ए रिसोर्स कहने का मतलब यह होता है कि जिस तरीक़ा से आप जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ों को रिसोर्स नहीं कह सकते। रिसोर्स कहने का मतलब होता है कि संसार का ऐसा कुछ भी चीज़ जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो सके, जो हमारे लिए कुछ गुणकारी हो, तभी जाकर के हम उसे रिसोर्स कहते हैं। हमारे पृथ्वी में हवा, पानी, मिट्टी, घर, पेन, कॉपी, ये सभी जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, जिनसे हमें कुछ लाभ होता है, जिनसे हमें कुछ फ़ायदा मिलता है, हम उसे रिसोर्स कहते हैं। तो पीपल एज रिसोर्स कहने का मतलब है कि पीपल भी हमारे लिए एक तरह का रिसोर्स है, क्योंकि पीपल अपने गुण से, अपने नॉलेज से वह कई तरह का चीज़ बनाते हैं जिससे हमें फ़ायदा मिलता है। अब जैसे अगर हम बात करें यह डायरी का ही, जो कि हमें लिखने में मदद करता है, तो इसको भगवान ने तो नहीं बल्कि इंसान ने ही बनाया है, और यह हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इस पे हम अपने किसी भी चीज़ों को लिख करके आने वाले समय के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो यह चैप्टर जो है पीपल एज रिसोर्स, एक कोशिश किया गया है कि किसी भी नेशन का पॉपुलेशन एक एसेट होता है, ना ही तो लायबिलिटी। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यह भी बताया है कि एसेट और लायबिलिटी का क्या अंतर हुआ। एसेट का मतलब होता है बहुमूल्य, यानी कि जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो, गुणकारी, बहुत ही कीमती चीज़। वही जगह पे लायबिलिटी का मतलब होता है जो हमारे लिए बोझ है, जो हमारे लिए कर्ज है। तो पीपल कभी भी कर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान में, हर ह्यूमन में कुछ ना कुछ करने की क्षमता रहता है, और उसी स्किल के जरिए वह अपने आप को लायबिलिटी से एसेट बनाया जा सकता है या फिर बना सकता है। तो पीपल एज रिसोर्स एक कोशिश किया गया है यह समझाने का कि हर देश का नागरिक, हर पॉपुलेशन एक एसेट है, ना ही तो लायबिलिटी। और यह एसेट तभी हो सकता है जब हम पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है कि वह इन्वेस्टमेंट उसके एजुकेशन में हो, उसके ट्रेनिंग में हो, उसके मेडिकल केयर में हो। तो इस लाइन से हम यह कह सकते हैं कि पीपल एज रिसोर्स एक वे है, एक तरीका है कहने को कि किस तरह से हर देश का नागरिक एक प्रोडक्टिव अपने आप में स्किल रखता है, और उसी स्किल के जरिए वह एक रिसोर्स कहलाता है। जिस तरह से हम यह देखते हैं हमारे आसपास जो भी चीज़ है, चाहे वो जिस तरह से हमने अभी बताया, हमारे लिए पेन एक रिसोर्स है, क्योंकि पेन की मदद से हमें लिखने में मदद मिलता है। पेंसिल, कॉपी, बुक हो गया, या मिट्टी हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। ठीक उसी प्रकार से ही ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, एक पॉपुलेशन भी रिसोर्स है, और इसी पॉपुलेशन रिसोर्स को ही कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स। अब जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किए थे कि ह्यूमन रिसोर्स कहने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट, और किस रूप में इन्वेस्टमेंट होना है,
तो इन्वेस्टमेंट होगा उनके एजुकेशन में, उन्हें ट्रेनिंग देने में, उनको मेडिकल केयर करने में, ताकि वह आगे चल के वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सके। जिस तरह से अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक लेबर का और एक ऑफिस में काम करने वाले पीपल का। आप सभी जानते हैं कि लेबर, चाहे वो आपका एक लोअर कैटेगरी का लेबर ही क्यों ना हो, तो उनका पर मंथ का इनकम, वही जगह पर एक ऑफिस में काम करने वाले का पर मंथ का इनकम में बहुत अंतर है। तो यह अंतर इसलिए आया है क्योंकि जो चाहे किसी ऑफिस में काम कर रहा है, चाहे कोई अच्छे फैक्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी, तो उन्होंने अपना ज़्यादातर समय एजुकेशन में दिया, उनके ट्रेनिंग में दिया उन्होंने, जिसके वजह से आने वाले समय में उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, उनका ज़्यादा इनकम आ रहा है। लेकिन वही जगह पर हम देखें कि एक लेबर जो ना ही तो उनका एजुकेशन है, ना ही तो उन्होंने किसी ट्रेनिंग में ही आपको इन्वेस्ट किए, जिसके वजह से उनका पर मंथ का इनकम काफ़ी कम होता है। जैसे आप पढ़ेंगे बुक में तो आपको मिलेगा कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना है? थ्रू एजुकेशन में, ट्रेनिंग में या फिर मेडिकल केयर में। तो यह आगे चल के हमें एक हायर इनकम देता है, और यही हायर इनकम यह दर्शाता है कि हमें प्रोडक्टिविटी या फिर प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जिस तरह से इनकम टोटली रिलेटेड होता है प्रोडक्टिविटी का। हायर इनकम मीन्स हायर प्रोडक्टिविटी, और हायर प्रोडक्टिविटी मीन्स पीपल का हेल्थ भी अच्छा होना। जैसे आप जब लेसन पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा, एक स्टोरी दिया हुआ है सकाल और विलास का, जिसमें आपने गौर किया होगा कि सकाल स्कूल जाते थे, विलास कभी स्कूल नहीं गए। सकाल फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे, हेल्दी भी थे, उनको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वही जगह पे विलास एक अर्थराइटिस के पेशेंट थे, साथ साथ वह डॉक्टर के पास भी दिखाने की क्षमता उनमें नहीं थी। सकाल जो हो गया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अपना डिग्री हासिल किए, और डिग्री हासिल करने के बाद उनको एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल चुकी थी। लेकिन वही जगह पे विलास का बात करें तो विलास अपने वही पुराने कामों को ही जो उनकी मम्मी करती थी उन्हीं कामों को करते, जिसके वजह से उनका इनकम भी काफ़ी कम होता था। वो उनका इनकम इतना ही होता जितना वो अपने परिवार को चला सकते। अब यह सवाल उठता है कि आखिर सकाल का इनकम कैसे अच्छा होगा। तो जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि सकाल एक एडुकेटेड पीपल थे, और यही एडुकेशन उनके क्वालिटी में ऐड हुआ, जिसके कारण से उनका टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, और यही टोटल प्रोडक्टिविटी इनका इनकम फिर बढ़ाया, जिसके वजह से उनका सैलरी हो गया, उनका अदर चॉइस हो गया, वो सब भी बढ़ते गया। वही जगह पर अगर हम बात करें विलास का, तो ना तो वो पढ़े लिखे थे, ना तो उनका हेल्थ अच्छा था, साथ साथ वह अपना ज़्यादातर समय फिश बेचने में ही बिताते थे जो उनकी मम्मी करती थी। और यही कारण है विलास एक अनस्किल्ड लेबर बन के रह गया, और जो उनकी फैमिली में जो काम करते थे एक फिश सेलिंग का, वही करते रहे। जैसे एक एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया हुआ है जापान के बारे में। तो आज जापान एक डेवलप्ड नेशन है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जापान के पास अपना नेचुरल रिसोर्स कुछ नहीं है।
वह सभी रिसोर्स दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है। तो वह देश जिसके पास कुछ नेचुरल रिसोर्स नहीं है, वह सभी चीज दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, देन हाउ डिड ही डेवलप और हाउ डिड ही रिच कंट्री? तो बस इसका आंसर है जापान अपने पॉपुलेशन में या फिर जापान ने अपने कंट्रीज के पीपल में इन्वेस्ट किया। और ये इन्वेस्ट किया किस रूप में? तो एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, मेडिकल केयर के रूप में। और यही एजुकेशन, यही मेडिकल केयर, यही ट्रेनिंग उनका इनकम को, उनके इकोनॉमी को, कंट्री को डेवलप करने में मदद करेगा। जैसे आपको मालूम होगा कि 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, जिस जगह पे पहला अमेरिका ने एटम बम गिराया, फिर तीसरा दिन दैट इज 9 अगस्त 1945 में, जो कि नागासाकी में फिर दोबारा एटम बम गिराया गया। तो उस समय हम एक मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि जापान का स्थिति क्या हुआ होगा। और 1945 के समय अगर हम कंपेयर करें इंडिया और जापान का, तो इंडिया की हालत बहुत अच्छी थी इन कंपैरिजन टू जापान। बट डिस्पाइट ऑफ दिस, टुडे जापान was a developed nation and India is still a developing nation. It is only of one region that Japan invested their resource, their skill, training upon its population. But such type of thinking is lack in India. That's why India is still a developing nation and Japan become the developed nation. जापान और इंडिया को कंपेयर करें तो जापान इंडिया से कई गुना उनका इकोनॉमी ज़्यादा है, वो आज डेवलप विकसित देश में आते हैं और इंडिया नहीं आ पा रहा है। तो यह सब बात समझाने का, कहने का बस एक ही तात्पर्य है, एक ही मीनिंग है कि अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम अपने पॉपुलेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने पॉपुलेशन को ट्रेनिंग, चाहे वो एजुकेशन या फिर मेडिकल केयर सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक चाहे वो इंडिया हो, जापान हो या फिर अमेरिका, वो डेवलप नहीं हो सकता। तो पीपल एज रिसोर्स समझने से पहले हमें यह जानना है कि आखिर पॉपुलेशन, जिसे हम कहते हैं कि वो हमारे लिए एक एसेट है, ना ही तो लायबिलिटी। तो एसेट समझना है तो उससे पहले कुछ हमें टर्म को समझ लेना है। जैसे हमें पहले यह समझना है कि किसी भी देश का पॉपुलेशन का साइज, जिसे कहते हैं पॉपुलेशन मैग्नीट्यूड, वह क्या है। तो जिस तरीक़ा से आप वीडियो में देख रहे हैं कि आपका 2011 सेंसस के अनुसार इंडिया में 1.21 बिलियन पॉपुलेशन है और इंडिया और चाइना वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 35% है। तो कह सकते हैं कि दिस टू नेशन, दैट इज इंडिया एंड चाइना, हैव 35% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और अकेला भारत ये 17.5% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में अगर 100 आदमी हैं तो अकेला भारत में 17.5%। तो इतना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा हमारा जनसंख्या है, लेकिन कुछ डीमेरिट के कारण से आज भी हम डेवलपिंग में हैं, डेवलप नहीं हो पाए। अब उसके बाद हमें समझना है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं। तो आपको मालूम होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहने का मतलब होता है कि किसी भी एक यूनिट एरिया में कितने आदमी रहते हैं। जैसे और 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना आदमी रहता है, वही हमारा कहलाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम कहते हैं
द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर यूनिट ऑफ द एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और 2011 सेंसस के अनुसार भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब समझ गए हम कि एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन्स रहते हैं। लेकिन यह पॉपुलेशन किसी जगह बहुत ही कम है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो किसी जगह काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करें प्लेन एरिया का तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाए जाते हैं, और हम बात करें माउंटेनियस एरिया का तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम पाए जाते हैं। और इसी के कारण से जो हमारा कुछ ऐसा भी जगह है जहाँ पे डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे हम बात करें दिल्ली का तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में दिल्ली का ही है। वही बात करें सबसे कम का तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है। साथ साथ जैसे आप देख रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन विच शोज कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया। अब किसी जगह पे कई ज़्यादा पॉपुलेशन है, कोई जगह पर नहीं है, तो कहने का मतलब है कि ऐसा वह जगह जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होता हो, जहाँ पर फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हो, या फिर जहाँ पे इनकम अर्निंग करने का सोर्स काफ़ी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक आपका क्लाइमेट फैक्टर भी होता है। क्लाइमेट हो गया, देन आफ्टर उसके बाद फिजियोग्राफिक डिवीज़न हो गया। तो इन सब वजह से अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग है। जैसे और बात करें आपका 2011 सेंसस के अनुसार, तो जैसे हमने दिल्ली का बात किया तो दिल्ली आपका यूनियन टेरिटरीज़ है। और स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हमारा बिहार, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, तब आता है केरला, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर पंजाब, झारखंड, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मेघालय, जैसे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आया फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद फिर नागालैंड, फिर तमिलनाडु, फिर आपका असम, फिर महाराष्ट्र, देन त्रिपुरा, फिर गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो यह जो देख रहे हैं आप, इस तरह का स्टेट हमने हाईएस्ट टू लोवेस्ट किया है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिहार में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। क्यों? ड्यू टू ऑफ फिजियोग्राफिक और क्लाइमेटिक वेरिएशन। फिजियोग्राफिक कहने का मतलब है कि बिहार कंप्लीट एक प्लेन एरिया है और उसके कारण से यहाँ पे खेती ज़्यादा होता है, और इसी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। वही बात करें हम अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश इज़ कम्प्लीटली ऑफ माउंटेनस एरिया, जिसके वजह से वहाँ पे ना तो हम खेती कर पाते हैं, ना ही तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छा है, जिसके वजह से वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है। अब अगर बात करें हम यूनियन टेरिटरीज़ का, तो यहाँ पर भी अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग है। तो सबसे ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली का, दिल्ली के बाद चंडीगढ़, फिर उसके बाद आता है पुडुचेरी, फिर दमन एंड दीव, फिर लक्षद्वीप, फिर दादर एंड नगर हवेली, और सबसे कम और यूनियन टेरिटरीज़ का पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वह है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। जिस तरीक़ा से हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में बांटे हैं स्टूडेंट्स, उसी तरीक़ा से हम अकॉर्डिंग टू रीजन, जैसे ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इसमें भी बांट सकते हैं।
तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे वीडियो में कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो हो गया हमारा ईस्टर्न रीजन का, उसके बाद सेंट्रल रीजन, फिर उसके बाद आता है साउथर्न का, उसके बाद फिर वेस्टर्न, फिर नॉर्थर्न, फिर नॉर्थ ईस्ट जो कि सबसे कम। और जिस नॉर्थ ईस्ट का बात करें तो जितना भी आपका 7 सिस्टर जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, जो कि आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद फिर नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय और असम। ये 7 स्टेट है जहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी केवल 176% पर स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ ईस्ट रीजन इज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड ईस्टर्न रीजन हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दैट इज 625% पर स्क्वायर किलोमीटर। साथ साथ आप जैसे देख रहे होंगे कि ईस्टर्न रीजन में कौन कौन सा स्टेट है, तो बिहार जो कि सबसे टॉप में है, उसके बाद फिर सिक्किम, देन आफ्टर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। वही जगह पे नॉर्थ ईस्ट में ऑल 7 स्टेट्स ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट एज यू सी ऑन योर स्क्रीन। स्टूडेंट्स, यह डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बाद हमें देखना है कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एक्चुअली इम्पैक्ट ऑफ इंटर स्टेट वेरिएशन ऑन पॉपुलेशन जितना भी अभी हम लोगों ने डिस्कस जो किए हैं, इंटर स्टेट का मतलब हो गया विथ इन स्टेट और स्टेट वर्सेस स्टेट। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बिहार, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल, जैसे यहाँ आप वीडियो में देख रहे होंगे कि बिहार के बाद सेकंड पोजीशन आता है वेस्ट बंगाल का, थर्ड पोजीशन है आपका केरला का, फोर्थ है आपका उत्तर प्रदेश। तो दिस आर इंटर स्टेट वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक एज वी डिस्कस ऑलरेडी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या पाए जाते हैं, किन किन चीज़ों से ह्यूमन रिसोर्स बना, and how do we understood human resource? For understanding human resource, we must have to understood like age, sex, literacy, ethnicity, language, occupation, tribe, religion. These 8 composition makes our human a human resource, and by understanding this 8 composition we have to gather knowledge of this 8 composition for understanding human resource. Students, composition of human resource that we do in our next video, that is it comes tomorrow. Hope today's video you like it. If still you have problem, then this is my WhatsApp number. Feel free to call to understand either of 9 or of 10. It doesn't matter for me. Okay, have a good day.